ये गहरी सोच में पड़ गए। वांग यी ज्यादा देर लुओ फैंग के घर नहीं रुके। एक संक्षिप्त अभिवादन के बाद वे चले गए। लुओ फैंग के परिवार को भी पता चला कि वांग यी एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल में शामिल होकर योद्धा बन गए हैं। स्तब्ध होकर उन्होंने भी वांग यी से अपने बेटे लुओ फैंग की देखभाल करने को कहा। बेशक वांग यी का इस बात पर सहमत होने का कोई इरादा नहीं था। वांग यी यह बात अच्छी तरह जानता था। लुओ फैंग के परिवार की नजर में वांग यी एक उच्च कोटि का योद्धा बन चुका था, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि वह लुओ फैंग की मदद करेगा। लेकिन वांग यी जानता था कि लुओ फैंग की प्रतिभा के साथ भले ही वह कुछ भी न करे, लुओ फैंग तेजी से आगे बढ़ सकता है और जल्द ही पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है। लुओ परिवार जल्द ही उभर कर सामने आया और पृथ्वी पर सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध परिवारों में से एक बन गया। लुओ परिवार के वंशज पूरे आकाशगंगा में फैले हुए हैं। लुओ फैंग का उत्थान इस सत्य को पूरी तरह से सिद्ध करता है कि जब एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो पूरा परिवार समृद्ध होगा। जब मैंने लुओ फैंग के बारे में सोचा तो स्वाभाविक रूप से मुझे शू शिन का ख्याल आया और फिर मैंने अपने बारे में सोचा। मुझे नहीं पता कि शेन यान और अन्य लोगों के साथ मेरे बच्चे भविष्य में एक सुपर परिवार बना पाएंगे या नहीं। वांग यी ने उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, उठो, अभी तक तुम्हारी कोई पत्नी नहीं है। 3 जून को वांग यी यंगजहौ शहर के लीडियन गिल्ड हॉल पहुंचे। दाखिल करना। डिंग, सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम 2 तलवारबाजी अनुभव अंक। आपकी तलवारबाजी विशेषज्ञता के स्तर तक पहुंच गई है। इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं उनकी संख्या है 0। तुम्हारी तलवारबाजी बेहतर हो गई है। वांग यी थोड़ा हैरान हुआ। ऐसा नहीं है कि वांग यी ने ज्यूजियांग शहर के 2 बड़े हॉल में साइन इन नहीं किया है, लेकिन जो इनाम दिए गए हैं उनका वर्णन करना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि वे जिला मार्शल आर्ट हॉल जितने अच्छे नहीं हैं। लेकिन यंगजहौ शहर में केवल 3 दिनों में वांग यी को लगातार 3 बड़े आश्चर्य मिले। शरीर कौशल की तरह तलवार कौशल भी 4 स्तरों में विभाजित हैं। आधार विशेषज्ञता पूर्णता कलात्मक संकल्पना। तलवारबाजी में सुधार करना शारीरिक कौशल सुधारने से ज्यादा आसान नहीं है। वांग यी ने बचपन से ही इंटरनेट पर अनगिनत बुनियादी तलवारबाजी अभ्यास खोजे हैं, लेकिन वह अभी ठोस स्तर तक पहुंच पाए हैं। आगे बढ़ने के लिए हर कदम अत्यंत कठिन है। और अब साइन इन पैनल के माध्यम से वांग यी की तलवारबाजी केवल 2 महीनों में बुनियादी से विशेष तक तेजी से विकसित हो गई है। यह अविश्वसनीय रूप से तेज है। उन्होंने अपने मन में बहुत सारा ज्ञान और अंतर्दृष्टि महसूस की और साथ ही ये अंतर्दृष्टि वांग यी के शरीर में एकीकृत हो गई और उनके लिए एक सहज प्रवृत्ति बन गई। अब वांग यी का कोई भी प्रहार पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह तलवारबाजी के स्तर में सुधार के कारण होने वाला प्रभाव है। वांग यी ने मन ही मन आह भरी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और संघर्ष नहीं करना चाहता। अब वांग यी की शारीरिक शक्ति 5000 से 6000 किलोग्राम है। उनकी मानसिक शक्ति प्राथमिक युद्ध देवता स्तर तक पहुंच गई है। अंतिम पंक्ति 64000 किलोग्राम शक्ति है। उनकी तलवारबाजी विशेष स्तर तक पहुंच गई है और उनके शरीर कौशल सूक्ष्म स्तर तक पहुंच गए हैं। और वांग यी अभी सिर्फ 18 साल का है। वो तो एक राक्षस है। मेरी ताकत में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन लगता है मैंने कुछ अनदेखा कर दिया है। यह सही है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। वांग यी को अचानक याद आया, डिवोरिंग द स्टॉर्स की दुनिया में शारीरिक शक्ति की अवधारणा भी है। शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए कुछ विशेष तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 10,000 किलोग्राम की मूल ताकत को विशेष तकनीकों के जरिए 20,000 या 30,000 किलोग्राम तक बढ़ाया जा सकता है। यही है शरीर की ताकत का इस्तेमाल। वांग यी को याद आया कि आज पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली गुप्त पुस्तक 9 गुना थंडर ब्लेड 7 गुना बल प्राप्त कर सकती है। मेरा मार्शल आर्टिस्ट सर्टिफिकेट कल जारी हो गया और शायद मेरे घर पहुंच गया होगा। मैं एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल के आंतरिक नेटवर्क एक्सट्रीम होम में भी लॉग इन कर सकता हूं और वहां से गुप्त पुस्तकें और कई चीजें खरीद सकता हूं। वांग यी यह सोचकर बेताब था। जल्दी से मेट्रो स्टेशन की ओर दौड़ो। और अब मेरे परिवार के लिए समुदाय के विला में जाने का समय आ गया है। वांग यी का चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। इस दुनिया में आने के बाद से यह उनके लिए सबसे आरामदायक समय था। ज्यूजियांग शहर में गुंग युवान समुदाय के गुकिंग जिले में कम किराए वाले आवास परिसर आवासीय भवन D23 में कल एक खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। क्या आपने सुना है? बिल्डिंग 23 में रहने वाले वांग परिवार का बेटा योद्धा बन गया है। वांग परिवार, आप वांग शुन के बेटे के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? क्या उसका बेटा अभी भी हाई स्कूल का छात्र नहीं है? आपने यह बात किससे सुनी? मेरे चाचा बिल्डिंग 23 में रहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कल मार्शल आर्ट स्कूल से किसी को वांग शुन के घर आते देखा और कहा कि वे वांग यी का मार्शल आर्ट योग्यता प्रमाण पत्र दे रहे हैं। क्या यह सच है? वांग यी केवल 18 साल का है ना? वह योद्धा कैसे बन सकता है? जिसने भी यह समाचार सुना वह स्तब्ध रह गया। इस युग में योद्धाओं का विशेष महत्व है। यह शक्ति, स्थिति, धन, महिमा का प्रतीक है। मुझे नहीं पता कि कितने युवा योद्धा बनने का सपना देखते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश इस सपने को साकार करने में विफल रहते हैं और अंत में बहुत कम लोग वास्तविकता में योद्धा बन पाते हैं। कम किराए वाले आवास की तो बात ही छोड़िए, जो आम लोगों के लिए एक घटिया जगह है। एक बार कोई योद्धा सामने आ जाए तो स्वाभाविक रूप से बहुत ध्यान आकर्षित करेगा। वांग परिवार अचानक प्रसिद्ध हो गया। जब यह पुष्टि हो गई कि वांग यी वास्तव में एक योद्धा बन गया है, तो वांग परिवार अचानक पूरे गुंग युवान समुदाय में एक गर्म विषय बन गया। कल से लेकर आज तक अनगिनत लोग वांग के घर देखने आए। वांग परिवार का दरवाजा बंद था। वांग यी के पिता वांग शुन पिछले 2 दिनों से बेहद चिंतित थे।
वांग यी के योद्धा बनने की खबर पूरे मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल गई और दरवाजे पर आने वाले लोग लगभग दहलीज तोड़ रहे थे। न केवल वांग यी के चाचा और चाची के परिवार बल्कि पड़ोसी, परिचित और यहां तक कि उनके कार्यस्थल के नेता भी सवाल पूछने आए। यह थोड़ा ज्यादा था और इसने वांग शुन को थका दिया। यद्यपि वह शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ था, फिर भी वांग शुन का दिल उत्साह और खुशी से भरा हुआ था। जब उनके बेटे ने कहा कि वह अर्ध योद्धा परीक्षा देना चाहता है, तो वांग शुन सहमत नहीं हुए। उनके अनुसार योद्धा बहुत भ्रामक होते हैं और कॉलेज प्रवेश परीक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। अपने बेटे के आग्रह पर ही उन्होंने अनिच्छा से सहमति दी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से न केवल उनके बेटे ने अर्ध योद्धा मूल्यांकन पास किया, बल्कि उसे एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल द्वारा भी महत्व दिया गया और सीधे एक योद्धा की योग्यता प्राप्त हुई। यह व्यक्ति एक योद्धा है। यहां तक कि उनके जिले के नेताओं को भी उनके साथ विनम्र व्यवहार करना पड़ता है। जो लोग योद्धा बनने के योग्य हैं, वे तो पहले ही बाहर जा चुके हैं। वे कम किराए वाले मकान जैसी जगह में कैसे रह सकते हैं? वांग शुन का दिल असीम खुशी से भर गया। उसे पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि उसकी पत्नी कमरे में अपनी शादीशुदा बड़ी बेटी से बात कर रही है। वे 1 घंटे से बातें कर रहे थे और अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई? अब तक वांग शुन को अभी भी ऐसा लगता है कि वह सपना देख रहा है। उनके बेटे ने जो आश्चर्य दिया वह इतना बड़ा था कि उन्हें वह थोड़ा अवास्तविक लगा। रिंग रिंग रिंग। इस समय वांग शुन के हाथ में पकड़ा हुआ सेल फोन बज उठा। वांग शुन ने जल्दी से फोन उठाया और देखा कि यह उसका बेटा था, इसलिए उसने जल्दी से जवाब दिया। पिताजी, मैं वापस आ गया हूं। लाइन के दूसरे छोर पर उसके बेटे की खुशनुमा आवाज आई। 3 जून को घर लौटने और अपने माता पिता और रिश्तेदारों से निपटने के बाद वांग यी व्यस्त होने लगे। वह मुख्य रूप से 3 लड़कियों में व्यस्त है, चेन यान, गाओ यूरोंग और लिन यूयू। 4 जून को वांग यी और उनका परिवार यंगज़हौ शहर के मिंगयू समुदाय में चले गए। वांग यी की व्यवस्था के तहत परिवार जल्द ही यंगज़हौ शहर के मिंगयू समुदाय में बस गया और एक विशाल और आरामदायक विला में रहने लगा। रात में वांग यी आरामदायक कपड़ों में विला की दूसरी मंजिल पर ऑडियो विजुअल कमरे में सोफे पर बैठे थे और लिन यूयू और अन्य लोगों के साथ वीडियो चैट करने के लिए बड़ी स्क्रीन का उपयोग कर रहे थे। बातचीत के दौरान मैंने उन्हें एक्सट्रीम हाउस वेबसाइट की आंतरिक सामग्री से भी परिचित कराया। देखिए, मेरे खाते में अभी इतनी ही राशि है। यह ज्यादा नहीं है, बस कुछ 100 मिलियन। इस गुप्त मैनुअल 9-फोल्ड थंडर ब्लेड को देखिए। यह दुनिया के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और थंडर मार्शल आर्ट्स स्कूल के संस्थापक थंडर गॉड द्वारा रचित सबसे शक्तिशाली गुप्त मैनुअल है। पूरे सेट की कीमत 100 अरब है, लेकिन एक दिन मैं यह सब सीख जाऊंगा। मैं सबसे पहले थंडर ब्लेड 9वें स्तर के पहले 4 स्तर खरीदूंगा, क्योंकि मैं पहली बार खरीदार के लिए आधी कीमत की छूट पा सकता हूं, इसलिए इसकी कीमत केवल 250 मिलियन है। बुरा मत मानो, लड़कियों को क्या पता, इसे कहते हैं शुरुआती निवेश। यह पैसा किसी ने मुझे दिया है। मैं यहां से सिर्फ चीजें ही खरीद सकता हूं। अगर मैं कुछ नहीं खरीदूंगा तो यह बेकार होगा। और ये 2 तलवारें, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? लड़ाकू वर्दी, आपको क्या लगता है कि कौन सी शैली और रंग मुझे सूट करेगा? बंद करो, यह महिलाओं के लिए है। पूरी रात वांग यी और लड़कियों के बीच गर्मागर्म बातचीत में बीत गई। पता चला कि जब खरीदारी की बात आती है तो बहुत कम लड़कियां होती हैं जो उत्साहित न हो, भले ही उनके पैसे खर्च न हो रहे हों। खरीदारी की अंतहीन सूची देखकर वांग यी को समझ नहीं आ रहा था कि उनमें से कितनी चीजें किस काम की हैं। उसे अपनी जिंदगी पर शक होने लगा। उसने कल रात क्या खरीदा था? हालांकि वांग यी के माता पिता को लगा कि उनके बेटे का दोनों पक्षों के साथ खेलना लड़की के लिए थोड़ा निर्दयी और अनुचित था। अपने बेटे के वर्तमान प्रदर्शन के बारे में सोचने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए निजी तौर पर इस पर चर्चा की और इसे जाने देने का फैसला किया। उनका मानना था कि उनके बेटे का चरित्र अभी भी विश्वसनीय है। इसके अलावा वे दिन भर नए पड़ोसियों से निपटने में व्यस्त रहते थे और धीरे धीरे अपने बेटे के कई रिश्तों के बारे में भूल जाते थे। नौपरत थंडर ब्लेड का गुप्त मैनुअल जल्द ही वितरित किया गया था और वांग यी ने साधना का अपना जीवन शुरू किया। आनुवंशिक ऊर्जा प्रशिक्षण, तलवार कौशल, शरीर कौशल प्रशिक्षण। फिर भी वह लिन यूयू और बाकी लोगों के साथ रहने के लिए हर दिन समय निकालता था। उसे पहले से ही अंदाजा था कि जल्द ही बिछड़ने का समय आ जाएगा। जल्द ही 7 जून आ गई, कॉलेज प्रवेश परीक्षा का दिन। यद्यपि वह एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल में शामिल हो गया है और एक योद्धा बन गया है, लेकिन वांग यी इस कॉलेज प्रवेश परीक्षा को छोड़ने का इरादा नहीं रखता है। भविष्य में वह एक दूसरे रास्ते पर चल पड़ेगा, एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लुओ फैंग शायद 9 तारीख को बेहोश हो जाएगा, वांग यी ने सोचा। मैं तब उससे मिलने जाऊंगा। सच कहें तो वांग यी कभी-कभी लुओ फैंग के अनुभव को लेकर बहुत दुविधा में पड़ जाते हैं। अंत में वांग यी ने बैठकर देखने का फैसला किया। आखिरकार यह लुओ फैंग के लिए भी एक तरह का प्रशिक्षण था। सबसे महत्वपूर्ण बात ली याओ के बेटे ली वेई की हत्या थी, जिस पर दुनिया भर में सैकड़ों अरब युआन का इनाम घोषित किया गया था। हालांकि यह लगभग आधे साल बाद हुआ था। वांग यी ने मन ही मन सोचा। वह अब एक प्राथमिक युद्ध देवता स्तर का मनोवैज्ञानिक है और उसके पास साइन इन पैनल का बड़ा प्लगइन है। सच कहूं तो वह उच्च स्तरीय युद्ध देवता ली याओ को गंभीरता से नहीं लेता। ली याओ की ताकत उच्च स्तरीय युद्ध देवताओं में औसत ही है, जो फैंटम डेमन कैटेलिन से भी कहीं कम है। अजय युद्ध देवता की तो बात ही छोड़ दीजिए। पूरी पृथ्वी पर केवल वे लोग जिनकी वांग यी को सचमुच परवाह है, वे हैं होंग, लेई शेन और लुओ फैंग। आधे साल में मुझे आश्चर्य है कि मैं कितना सुधार कर पाऊंगा।
क्या मैं युद्ध के देवता से भी बेहतर स्तर तक पहुंच पाऊंगा? वांग यी उत्सुकता से भर गया। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी प्रगति मूल उपन्यास के नायक लुओ फैंग से भी आगे निकल गई है। इसके अलावा 9 क्लेशों की गुप्त पुस्तक और आध्यात्मिक दूरगति के पहले क्लेश के साथ वह लुओ फैंग के सभी अवसरों को पहले ही हथिया सकता था। बेशक वांग यी ऐसा दुष्ट काम नहीं करेगा। कम से कम अब तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। निगले हुए तारे की दुनिया बहुत विशाल है और पानी बहुत गहरा है। यहां तक कि अपनी सुनहरी उंगली से भी वांग यी यह गारंटी नहीं दे सकता कि भविष्य में उसे कोई दुर्घटना नहीं होगी या उसकी मृत्यु नहीं होगी। स्वर्णिम उंगली केवल उसकी ताकत बढ़ाती है, लेकिन यह गारंटी नहीं देती कि वह कभी नहीं मरेगा। कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा? थोड़ी अधिक सुरक्षा भी अच्छी है। वांग यी दिल से कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं था। वह लुओ फैंग जैसा भी नहीं था जो ऐसी बातें कह सकता था, मेरी जिंदगी लड़ाई की वजह से रंगीन है और तुम्हारी वजह से रोशनी से भरी है। हालांकि मैं उनसे ईर्ष्या करता हूं, वांग यी तो वांग यी हैं, लुओ फैंग नहीं। तो उसका लुओ फैंग बनने का भी कोई इरादा नहीं था। हमेशा के लिए जीने में सक्षम होना, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ रहना और दुनिया के अनंत आश्चर्यों का अनुभव करना, शायद यही वह चीज है जो वांग यी वास्तव में चाहता है। वह अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगा। पृथ्वी के लोगों को आगे बढ़ने में मदद करें। अगर कर सकते हैं तो करें और अगर नहीं कर सकते तो भूल जाएं। बस अपने दिल के प्रति सच्चे रहें और अपना विवेक साफ रखें। 9 जून को जब वांग यी ने जल्दी से परीक्षा समाप्त की और परीक्षा कक्ष से जल्दी बाहर आया, तो उसे खबर मिली कि लुओ फैंग परीक्षा के दौरान अचानक बेहोश हो गया और उसे अस्पताल भेज दिया गया। वांग यी ने मन ही मन आह भरी कि भाग्य की जड़ता वाकई बहुत शक्तिशाली होती है। बेशक वांग यी इस बात से खुश हैं। यह बहुत अच्छा होगा अगर वैश्विक आपदा के बाद भी भाग्य की जड़ता इतनी मजबूत बनी रहे। वांग यी लुओ फैंग से मिलने और उन्हें सांत्वना देने के लिए यान जिला पीपुल्स अस्पताल पहुंचे। लुओ फैंग शांत रहा और अपने पुराने दोस्त के आगमन के लिए आभारी था। लुओ फैंग के लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा में असफलता अभिशाप से ज्यादा वरदान थी। आखिरकार योद्धा बनना ही तो उसकी असली राह थी। 4 साल तक कॉलेज जाना समय की पूरी बर्बादी है। भले ही इस बार लुओ फैंग बेहोश न हुआ हो, लेकिन वांग यी शायद उसे फिर से बेहोश करने का कोई रास्ता खोज लेगा। कॉलेज जा रहे हैं, सपने देखो। वांग यी को लगता था कि कभी कभी उसके मन में कुछ बुरे विचार आते थे, लेकिन यह बेहतर है कि लुओ फैंग को पता न चले। वांग यी ने मन ही मन सोचा और अपने सामने खड़े युवक को कृतज्ञता भरे चेहरे से देखा। इसी समय एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल की जियांगन शाखा को अंततः वैश्विक मुख्यालय से जवाब मिला। बूढ़े यांग। जियांगन जनरल हॉल के एक बड़े ऑडियो विजुअल कमरे में राष्ट्रपति जो योंगजिंग और 3 पर्यवेक्षक एक त्रिआयामी आभासी प्रक्षेपण के सामने खड़े थे। जो योंगजिंग ने प्रक्षेपण को देखा और मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार तुम आगे आओगे। बूढ़े जो, आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पहले ही निर्णय हो चुका है। यह दृश्य एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का था जिसने धूसर वस्त्र धारण किया हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, परसों मैं वांग यी की स्थिति की पुष्टि करने आपके जियांगनान जनरल हॉल जाऊंगा। अगर यह सच है तो वांग यी को विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर में जगह दी जाएगी। एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल का वैश्विक मुख्यालय प्रत्येक विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर में स्थानों की संख्या पर बहुत सख्त नियंत्रण रखता है। जब तक विभिन्न बल और संगठन किसी स्थान को हथियाने के लिए भारी कीमत नहीं चुकाते, तब तक केवल सच्चे प्रतिभाशाली ही विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश के पात्र होते हैं। विश्व का नंबर 1 प्रशिक्षण शिविर का शीर्षक झूठा नहीं है। 10 जून सुबह यंगजहौ शहर, मिंग्यू समुदाय। यहां आने के बाद से वांग यी विला में ही रह रहे हैं तथा कभी कभी उपकरण उधार लेने या अपनी वर्तमान ताकत का परीक्षण करने के लिए क्लब जाते हैं। मेरी मुक्का मारने की शक्ति अब लगभग 18,500 किलोग्राम तक पहुंच गई है और मेरी गति और तंत्रिका प्रतिक्रिया की गति भी मध्यम स्तर के योद्धा के स्तर तक पहुंच गई है। वांग यी बर्फ सफेद मुलायम प्रशिक्षण सूट पहने हुए दूसरे तल पर 120 वर्ग मीटर के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण हॉल में शांति से खड़े थे, प्रत्येक हाथ में एक चमकदार तलवार पकड़े हुए। आनुवंशिक ऊर्जा साधना पद्धति 9 परत थंडर ब्लेड की अंतिम मार्गदर्शन तकनीक और यह तथ्य कि उसका अपना आनुवंशिक स्तर पृथ्वीवासी से कई गुना अधिक है, ने वांग यी को हाल के दिनों में अपनी शारीरिक शक्ति को तेजी से बढ़ाने में सक्षम बनाया है। विशेष रूप से मार्गदर्शन सर्जरी के बाद शारीरिक गति और तलवारबाजी के साथ अभ्यास करने से आनुवंशिक क्षमता का गहराई से दोहन हो सकता है। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि उसकी शक्ति हर दिन बढ़ रही है। दुर्भाग्यवश वह तलवारबाजी के प्रथम स्तर में भी निपुण नहीं है और मानसिक शक्ति लगभग 70,000 किलोग्राम तक पहुंच गई है। यह एक प्रमुख युद्ध देवता के स्तर तक पहुंच गई है। वांग यी ने अपने हाथ ढीले कर दिए, लेकिन उसके हाथों की तलवारें नीचे नहीं गिरी, बल्कि वे हवा में तैरने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सहारा दे रही हो। वांग यी का दिमाग घूम गया और एक फुसफुसाहट के साथ दोनों तलवारें सफेद रोशनी की 2 धाराओं में बदल गईं, जो मार्शल आर्ट प्रशिक्षण हॉल में तेजी से आगे पीछे घूम रही थी, जैसे फूलों के बीच से तितलियां उड़ रही हों, हवा में टूटने की तेज आवाज के साथ, जो लुभावनी थी। तलवारबाजी विशेष स्तर, शरीर की हलचल सूक्ष्म स्तर। वांग यी ने एक बार फिर तलवार थाम ली, अपने हाथ में चमकती मिश्र धातु की तलवार को देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बिना मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किए भी सिर्फ अपने शरीर की गतिविधियों, तलवारबाजी और अपनी वर्तमान शारीरिक फिटनेस पर भरोसा करके मैं उच्च स्तरीय जनरलों से लड़ सकता हूं। लेकिन वांग यी की नजर मार्शल आर्ट प्रशिक्षण हॉल के फर्श पर रखी कई खुली किताबों पर पड़ी। 9 लेयर थंडर ब्लेड वाकई सबसे कठिन एसएसए स्तरीय गुप्त मैनुअल कहलाने लायक है।
मैं पिछले कुछ दिनों से इसका अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन मुझे अभी भी कोई सुराग नहीं मिला है। वांग यी ने अपना सिर हिलाया। वह यह भी जानते थे कि इस प्रकार की समझ को जल्दबाजी में नहीं बनाया जा सकता। साधना ऐसी ही होती है। कभी कभी आप कड़ी मेहनत करते हैं, गहराई से सोचते हैं, फिर भी कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी आपको प्रेरणा की एक किरण मिलती है और आप कोई बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। मूल उपन्यास में लुओ फैंग की तरह 9 परत वाले थंडर ब्लेड को समझने की प्रक्रिया अक्सर विभिन्न दुर्घटनाओं के साथ होती थी। हालांकि वांग यी का मानना है कि यह एक प्रकार का न्याय प्रभामंडल है। अगर मैं एक बार हॉन के अंतरिक्ष यान भवन या ले शेन के 7 स्टार भवन में साइन इन कर पाता तो शायद मुझे बहुत कुछ हासिल होता। वांग यी सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। वास्तव में वांग यी कभी कभी विभिन्न आधार शहरों या दुनिया भर के कुछ विशेष क्षेत्रों में मार्शल आर्ट जिम में साइन अप करने के लिए समय निकालना चाहते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि क्या कोई अप्रत्याशित लाभ है। हालांकि आजकल प्रत्येक आधार शहर के बीच परिवहन इतना आसान नहीं है। जियांगन बेस सिटी के विभिन्न मार्शल आर्ट जिम में साइन इन रिवॉर्ड अब वांग यी के लिए बिल्कुल बेकार हैं। बेहतर होगा कि वह घर पर रहकर अपनी गर्लफ्रेंड और परिवार के साथ समय बिताए। बज़। अचानक वांग यी का सेल फोन, जो मार्शल आर्ट प्रशिक्षण हॉल के कोने में रखा था, कंपन हुआ और फिर बज उठा। वांग यी की आकृति चमक उठी और अगले ही पल वह भूत की तरह वहां प्रकट हो गया। उसने लापरवाही से अपना फोन उठाया और कॉल आईडी देखी और अचानक चौंक गया। मैं चेयरमैन जो बोल रहा हूं। जब से वांग यी ने एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तब से उन्होंने जो योंगजेंग और जियांगन जनरल हॉल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की संपर्क जानकारी प्राप्त कर ली है। अध्यक्ष जो ने मुझे इस समय फोन किया, आखिर क्या बात है? क्या यह हो सकता है? वांग यी ने फोन का जवाब देते हुए अपने मन में अनुमान लगाया। राष्ट्रपति जो। वांग यी। चेयरमैन जो की आवाज फोन के दूसरी तरफ से मुस्कुराहट के साथ आई। राष्ट्रपति जो, मैं वही हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। वीडियो में राष्ट्रपति जो ने वांग यी की ट्रेनिंग यूनिफॉर्म और उनके पीछे की पृष्ठभूमि पर नजर डाली और उनकी मुस्कान और गहरी होती गई। वांग यी, मैं तुम्हें अभी फोन कर रहा हूं क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। वांग यी का दिल धड़क उठा। एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल के वैश्विक मुख्यालय ने एलीट प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश के लिए आपके आवेदन को मंजूरी दे दी है, लेकिन वे मुख्यालय से किसी को एक और सत्यापन के लिए भेजेंगे। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो यह कल होगा। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। मैं समझ गया, धन्यवाद राष्ट्रपति जो। वांग यी ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। हाहा, तुम मुझे किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हो? तुम हमारे जियांगन क्लब से आए हो। हमें तुम्हारे मुख्यालय के विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पर गर्व है, जो योंगजेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। याद रखना, कल तुम मुझे निराश नहीं कर सकते। चिंता मत करो राष्ट्रपति जो, कोई समस्या नहीं होगी। वांग यी ने आत्मविश्वास से कहा। यह अच्छी बात है। जो योंगजेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। ओह ठीक है। जो योंगजेंग ने कुछ सोचा, उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी। उसने वांग यी से कहा, अगर तुम आधिकारिक तौर पर एलीट ट्रेनिंग कैंप में शामिल हो गए तो शायद जून के अंत तक तुम मुख्यालय नहीं जा पाओगे। क्या तुमने इस दौरान अपनी तैयारियां कर ली हैं? वांग यी ने ईमानदारी से कहा, मैं यंगज़हौ शहर में अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा हूं। जो योंगजेंग ने गंभीरता से कहा, वांग यी, साधना महत्वपूर्ण है, लेकिन एक मार्शल कलाकार के लिए युद्ध का अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपको हमारे एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल की सिफारिश पहले ही मिल गई थी, जिससे आप युद्ध मूल्यांकन दिए बिना ही मार्शल कलाकार बन सकते थे। हालांकि इससे आपको अपने मन और इच्छाशक्ति को विकसित करने का अवसर भी नहीं मिल रहा है। जो योंगजेंग की नजरें वांग यी पर टिकी थी, उसकी नजरें चाकू की तरह तेज थीं। हालांकि मोबाइल फोन की स्क्रीन ने उन्हें अलग कर दिया था, फिर भी वांग यी को एक सुन्नता का एहसास हो रहा था, मानो उसकी त्वचा में छेद हो गया हो, और साथ ही एक अदृश्य दबाव ने उसके दिल को जकड़ लिया था। इस समय जो योंगजेंग ने उसे एक क्रूर जानवर की भावना दी जो खून से भरा हुआ अपना शिकार चुन रहा था। वांग यी भयभीत हो गया। क्या यही असली योद्धा है जिसने खून खराबा झेला है और अंतहीन लड़ाई से निकला है? वांग यी अपने दिल में यह भी जानता था कि यद्यपि उसे साइन इन पैनल से मदद मिली थी और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, जिससे वह दुनिया की नजरों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया था, लेकिन उसके पास वास्तविक प्रशिक्षण का अभाव था। मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, जब आप एलीट ट्रेनिंग कैंप में प्रवेश करेंगे तो आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ेगा। आपके प्रतिद्वंद्वी दुनिया भर के बेजोड़ प्रतिभाशाली लोग होंगे। इसके अलावा छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए एलीट ट्रेनिंग कैंप उन्हें हर महीने अपना आधा समय जंगल में राक्षसों का शिकार करने में बिताने की व्यवस्था करेगा। जो योंगजेंग ने धीरे से कहा। तुम्हारी वर्तमान प्रतिभा पर्याप्त है, लेकिन तुम एक नए खिलाड़ी हो। उन सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित प्रतिभाओं से तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती। मुझे डर है कि तुम्हारे लिए वहां के वातावरण में ढलना मुश्किल होगा। इसलिए तुम्हारे अभिजात वर्ग के प्रशिक्षण शिविर में जाने से पहले मैं तुम्हारे व्यवहारिक युद्ध अनुभव को बढ़ाने के लिए तुम्हें प्रशिक्षण के लिए शहर से बाहर ले जाने के लिए अभिजात वर्ग के योद्धाओं की एक टीम की व्यवस्था करूंगा। जो योंगजेंग ने वांग यी की ओर देखा। क्या तुम जाने को तैयार हो? वांग यी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं करता हूं। ठीक है। जो योंगजेंग वांग यी के रवैये से बहुत संतुष्ट था। कल जब महानिरीक्षक मुख्यालय से आएंगे तो तुम तैयार होकर परसों योद्धा दल के साथ जंगल के लिए निकल पड़ोगे। 11 जून। पापा, माँ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। काले बालों वाला एक लड़का जिसने स्पोर्ट्स वियर पहना हुआ था, अपने माता पिता से कहा, जो लिविंग रूम में अपने जुड़वां बच्चों के साथ खेल रहे थे। अरे, आज रात के खाने के लिए घर आना याद रखना। वांग यी की मां ली लैन ने अपनी पोती को गोद में लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ये दोनों बच्चे वांग यी की बहन के बच्चे हैं। इन्हें आज वांग यी के घर खेलने के लिए भेजा गया था।
वांग यी ने अपनी बहन और उसके परिवार को यंगजहौ शहर में काम पर लाने के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल करने की भी योजना बनाई। आखिरकार उसकी बहन और बहनोई तो बस साधारण लोग थे जिनमें कोई योग्यता नहीं थी और उनकी पिछली नौकरियां भी बहुत अच्छी नहीं थीं। बच्चा होने के बाद उसे बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है और वह बहुत व्यस्त रहती है, जिससे वांग यी को अपने माता पिता की याद आती है। बेशक वह अपने दो प्यारे भतीजों को बचपन से ही इस तरह का जीवन जीने नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने पास के एक समुदाय में अपनी बहन के परिवार के लिए पहले से ही एक घर तैयार कर लिया था। आप सामान्य समय में भी अपने माता पिता से मिलने के लिए यहाँ आ सकते हैं। चाचा को अलविदा कहो। अंकल अलविदा। दोनों बच्चों की शिशु जैसी आवाज सुनकर वांग यी हंस पड़ा और उसने उनके गालों पर चुटकी काटी। ली लैन ने कुछ सोचा और कहा, वैसे जब भी समय मिले अपने दोस्तों को ज्यादा बार घर ले आया करो। अपनी जिंदगी में आराम मिलने के बाद ली लैन अपने होने वाले पोते पोतियों के बारे में सोचने लगी। जिन दोस्तों के बारे में वह बात कर रही थी वे स्वाभाविक रूप से लिन यूयू और अन्य थे। पहले ली लैन अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और हैसियत को लेकर चिंतित रहती थी। अब जब उसका बेटा योद्धा बन गया है तो ली लैन को अब चिंता नहीं रही, बल्कि उसे इस बात की चिंता होने लगी है कि उसके बेटे की शादी कब होगी। घर से निकलने के बाद वांग यी ने जियांगन बेस सिटी के मुख्य शहरी क्षेत्र के लिए ट्रेन पकड़ी। मुख्य शहरी क्षेत्र और आर्ट डेविड शहरों के बीच परिवहन का साधन रेलगाड़ी है। आम लोगों को ट्रेन से यात्रा करने के लिए 3 दिन पहले टिकट खरीदना पड़ता है और टिकट बहुत महंगे होते हैं। जहां तक एक आधार शहर से दूसरे तक यात्रा करने की बात है तो टिकट की कीमत बहुत अधिक है और आम लोग इसे वहन नहीं कर सकते। इसलिए जियांगन शहर के 200 मिलियन लोगों को अपने जीवन काल में शायद ही कभी आधार शहर छोड़ने का अवसर मिलता है। बेशक वांग यी अब एक योद्धा है और जब वह यात्रा करता है और बस लेता है तो एक विशेष योद्धा चैनल होता है जो आम लोगों की तुलना में अधिक सुविधाजनक होता है। जियांगनान बेस सिटी मुख्य शहरी क्षेत्र एक विशाल गहरे नीले रंग की गगनचुंबी इमारत के साथ एक विशाल क्षेत्र है जो जियांगन बेस सिटी में एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स हॉल का स्थान है। चांदी सफेद आंगन की दीवार के बाहर असली बंदूकों से लैस सैनिक हर जगह गश्त और पहरा दे रहे थे और एक्सट्रीम क्लब के विशाल मुख्य द्वार पर सैनिकों की कतारें खड़ी थी जिसे बहुत कड़ी सुरक्षा कहा जा सकता था। वांग यी ने अपना मार्शल आर्टिस्ट प्रमाण पत्र निकाला और गार्ड के निरीक्षण में पास हो गए। फिर जियांगन बेस सिटी एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल का प्रतिनिधित्व करने वाले बेस कैंप में चले गए और सीधे गहरे नीले रंग की गगनचुंबी इमारत में चले गए। एक्सट्रीम क्लब मुख्यालय भवन की पहली मंजिल पर प्रवेश सीढ़ियों पर एक सफेद सूट पहने व्यक्ति पहले से ही खड़ा था। श्रीमान वांग यी, मेरा उपनाम यू है। मैं एक्सट्रीम क्लब की पहली मंजिल का प्रभारी हूँ। अध्यक्ष और उनकी टीम वैश्विक मुख्यालय से आए मेहमानों का स्वागत करने हवाई अड्डे गए हैं। उन्होंने मुझे जाने से पहले आपका स्वागत करने के लिए कहा है। वे जल्द ही वापस आ जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने विनम्रता से कहा। धन्यवाद। वांग यी ने थोड़ा सिर हिलाया और उस आदमी के मार्गदर्शन में एक्सट्रीम क्लब बिल्डिंग की पहली मंजिल की लॉबी में चला गया। जियांगनान एक्सट्रीम क्लब में वाकई बहुत सारे योद्धा हैं। वांग यी ने पहली मंजिल पर लॉबी पर नजर डाली और पाया कि लॉबी में कई योद्धा बैठे थे, बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे और शराब पी रहे थे। पूरे जियांगन बेस शहर की आबादी 200 मिलियन से अधिक है, इसलिए निश्चित रूप से जियांगन जनरल हॉल में एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के कुछ योद्धा भी हैं। वांग यी के हाव भाव देखकर यू उपनाम वाले उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि वह पहली बार यहां आया है। उसने मुस्कुराते हुए परिचय कराया, श्रीमान वांग यी, हमारे एक्सट्रीम क्लब की पहली मंजिल पर स्थित लॉबी खास तौर पर योद्धाओं के लिए पीने और बातचीत करने के लिए बनाई गई है। दूसरी से 9वीं मंजिल पर योद्धा स्तर के योद्धा रहते हैं, 10वीं से 19वीं मंजिल पर सामान्य स्तर के योद्धा रहते हैं और 20वीं मंजिल और उससे ऊपर सामूहिक बैठकें होती हैं। वांग यी ने सिर हिलाया। लेकिन उसके पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है। चूंकि हम जियांगनान क्लब में हैं, इसलिए हमें साइन इन करना ही होगा। दाखिल करना। वांग यी को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। डिंग, सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए मेजबान को बधाई। 5 शारीरिक कौशल अनुभव अंक से पुरस्कृत। आपकी शारीरिक कुशलता उत्तम स्तर पर पहुंच गई है। इस स्थान पर आप जितने चेक इन कर सकते हैं उनकी संख्या है 0। जैसे ही रहस्यमयी सुनहरे पैनल पर लिखा संदेश चमका, वांग यी का दिमाग एक बार फिर सूचनाओं के विशाल भंडार से भर गया। अगर किसी आम इंसान का दिमाग एक पल में इतनी सारी सूचनाओं से भर जाए तो शायद वह उसे स्वीकार न कर पाए और बेहोश हो जाए। हालांकि वांग यी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो उसकी आंखों में बस एक हल्की सी घबराहट थी और फिर वह सामान्य हो गया। इसके बाद वांग यी को लगा कि उसके आसपास की हर चीज अलग लग रही है। यह वास्तव में गति का एकदम सही स्तर है। वांग यी स्वयं थोड़ा आश्चर्यचकित और अविश्वसनीय थे। सूक्ष्म स्तर का अर्थ है हमलों से बचने के लिए सबसे छोटे आयाम का उपयोग करने में सक्षम होना तथा सबसे कुशल तरीके से बच निकलना। परफेक्ट लेवल का मतलब है आसपास के वातावरण को नियंत्रित करना, आसपास की किसी भी वस्तु का उपयोग करना, वातावरण का सही इस्तेमाल करने में सक्षम होना और सबसे सटीक तरीके से चकमा देना। यही गति का परफेक्ट लेवल है। यदि शरीर की गति का सूक्ष्म स्तर स्वयं को नियंत्रित करने की क्षमता पर केंद्रित है, तो शरीर की गति का आदर्श स्तर बाह्य वातावरण तक विस्तारित हो गया है। अपनी गतिविधियों को और भी प्रभावी बनाने के लिए अपने आसपास के वातावरण का भरपूर उपयोग करें। पर्यावरण के साथ पूरी तरह घुल मिल जाएं और अपनी पूरी क्षमता को उजागर करें, यही है आदर्श गतिविधि।
साधारण योद्धाओं को यह नहीं पता होता कि इस स्तर तक पहुंचने के लिए उन्हें कितनी लड़ाइयों और प्रशिक्षणों से गुजरना पड़ता है, लेकिन वांग यी के पास एक साइन इन पैनल है जो सीधे ज्ञान प्रदान करता है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस क्षमता में पूरी तरह से महारत हासिल कर सकता है। यह वास्तव में। वांग यी ने अपने दिल में बुदबुदाया, यह मुझे कड़ी मेहनत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके मुंह के कोने अनायास ही ऊपर उठ गए। वांग यी लगभग आधे घंटे तक पहली मंजिल की लॉबी में बैठे रहे। यू उपनाम वाला एक व्यक्ति उनके पास आया और विनम्रता से बोला, श्रीमान वांग यी, अध्यक्ष महोदय और उनकी टीम वापस आ गई है और 31वीं मंजिल पर आपका इंतजार कर रही है। कृपया मेरे पीछे आइए। वांग यी ने दरवाजे की तरफ देखा। उसने अभी तक किसी को अंदर आते नहीं देखा था। मानो वांग यी की उलझन को भांपते हुए यू उपनाम वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, राष्ट्रपति और उनके साथी एक बुद्धिमान लड़ाकू जेट में वापस आ गए हैं। वांग यी को अचानक एहसास हुआ कि वह इस दुनिया में बहुत लंबे समय से रह रहा है और मूल रचना की कुछ बातें भूल गया है। यह दुनिया मूल दुनिया से ज्यादा विकसित थी और लोग बुद्धिमान लड़ाकू विमान भी खरीद सकते थे, जिनकी कीमत करोड़ों से लेकर अरबों तक हो सकती थी। हालांकि जो लोग जंगल में अकेले उड़ सकते हैं, उन्हें आमतौर पर 10 बिलियन से अधिक खर्च करना पड़ता है। वांग यी यू उपनाम वाले व्यक्ति का पीछा करते हुए लिफ्ट से मुख्यालय की 31वीं मंजिल पर पहुंचे। उन्होंने एक नजर में एक खाली चांदी सफेद विशाल मार्शल आर्ट प्रशिक्षण हॉल देखा और मार्शल आर्ट हॉल में कई लोगों ने तुरंत वांग यी का ध्यान आकर्षित किया। वांग यी, इधर आओ। मुख्यालय के अध्यक्ष जो योंगजिंग ने हाथ हिलाकर उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं यांग हुई हूं, हमारे एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल के वैश्विक मुख्यालय के निरीक्षक। हम यहां विशेष रूप से आपकी योग्यता के मूल्यांकन में आपकी मदद करने आए हैं। वांग यी ने तुरंत कहा, हेलो पर्यवेक्षक यांग। हाँ, ग्रे रंग का ट्रेनिंग सूट पहने अधेड़ उम्र के आदमी ने वांग यी की तरफ देखा और कहा, बुरा नहीं, अच्छा दिखने वाला और ऊर्जावान नौजवान। क्या अब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ओह, वांग यी थोड़ा हैरान हुआ। जो योंगजिंग ने हंसते हुए डांटा, बूढ़े यांग, बस बहुत हो गया। आपकी बेटी अविवाहित नहीं है, आप हमारे मुख्यालय के लोगों को क्यों निशाना बना रहे हैं? वांग यी, इसे गंभीरता से मत लो, सुपरवाइजर यांग तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। वांग यी केवल मुस्कुरा सके। उसकी पहले से ही 3 गर्लफ्रेंड हैं। बेशक वह यह सीधे तौर पर नहीं कह सकता। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। यांग हुई का चेहरा सीधा हो गया। वांग यी, एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल की ओर से मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूं, क्या तुम 5 साल के लिए एलीट ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने को तैयार हो? मैं जानता हूं, वांग यी ने उत्तर दिया। ठीक है, तो चलिए अब परीक्षण शुरू करते हैं, यांग हुई ने सीधे कहा। मार्शल आर्ट हॉल के कोने में लगे पंच शक्ति परीक्षक की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, जाओ और मुझे दिखाने के लिए एक पंच मारो। वास्तव में यह एक सरल सत्यापन कार्य है। वांग यी ने सिर हिलाया और मुट्ठी की ताकत जांचने वाली मशीन की तरफ चल पड़ा। उसकी सांसें स्थिर थीं, उसकी आंखें शांत थीं और उसने अपनी ताकत मुट्ठियों पर केंद्रित की, फिर फट पड़ा। हंसना। मुट्ठी एक प्रतिबिंब में बदल गई, जिससे हवा में एक तेज आवाज आई और वह पंच बल परीक्षण मशीन के डैशबोर्ड से जोर से टकराए। टकराना। खाली हॉल में एक धीमी आवाज गूंज उठी। स्क्रीन पर एक नंबर प्रकाशित होता है, 11,341 किग्रा। यांग हुई और जो योंगजिंग एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए, दोनों दिल की गहराइयों से आश्चर्यचकित थे। क्या वह सचमुच जून में अर्धयोद्धा मूल्यांकन में पास हो गया था? यांग हुई धीमी आवाज में पूछने से खुद को रोक नहीं सकी। बेशक उस समय उसकी मुक्का मारने की क्षमता केवल 3,700 के आसपास थी। जो योंगजिंग भी हैरान रह गया। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और आपके पास पहले से ही हजारों किलोग्राम की पंचिंग पावर है। अगर आप जेनेटिक एनर्जी ट्रेनिंग विधि का भी अभ्यास करते हैं तो पहली बढ़ोतरी बहुत बड़ी होती है, इसलिए एक बार में ही 8,000 किलोग्राम की बढ़ोतरी होनी चाहिए। यदि आप अपने पहले आनुवंशिक ऊर्जा प्रशिक्षण में 2,000 किलोग्राम से अधिक वजन प्राप्त कर लेते हैं तो आप प्रतिभाशाली हैं। 8,000 किलोग्राम, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई प्रतिभा नहीं है। अब यह प्रतिभाशाली व्यक्ति उनके एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल में शामिल हो गया है। यांग हुई मुस्कुराए बिना न रह सकी। इसके बाद वांग यी ने अपनी गति और तंत्रिका प्रतिक्रिया का परीक्षण किया। वे सभी प्राथमिक जनरलों के योग्य स्तर तक पहुंच चुके हैं। एक राक्षस। बधाई हो, वांग यी, आपने मूल्यांकन सफलतापूर्वक पास कर लिया है, यांग हुई ने खुशी से कहा। जो योंगजिंग ने भी उन्हें बधाई दी। वांग यी के चेहरे पर भी मुस्कान थी। इसके बाद हमें एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल के वैश्विक मुख्यालय जाने के लिए बस दिन का इंतजार करना होगा। शाम को वांग यी अध्ययन कक्ष में एक कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने लिन यूयू थी, जिसने सफेद पजामा पहना हुआ था और लंबे बाल खुले हुए थे और वह नोटबुक पर बैठी थी। लंबे चिकने काले बाल और पतले फीते वाला नाइट गाउन एक पतली आकृति और दूध की तरह सफेद और नाजुक त्वचा को दर्शाता है। दोनों वीडियो चैटिंग कर रहे हैं। तो कल तुम जंगल जा रहे हो? लड़की ने अपने गुलाबी होंठ काटे, उसकी चमकती आंखों में चिंता की झलक थी। मैंने सुना है कि जंगल राक्षसों से भरा है और बहुत खतरनाक है। चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल ने मेरे लिए योद्धाओं की एक शक्तिशाली टीम का इंतजाम किया है। हम साथ मिलकर काम करेंगे और सिर्फ बेस शहर के आसपास के साधारण कस्बों में ही काम करेंगे। हम उन खास खतरनाक जगहों पर नहीं जाएंगे। वांग यी ने उसे दिलासा दिया। मैं ज्यादा से ज्यादा आधे महीने तक जंगल में रहूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। दरअसल अगर वह वापस भी आ गया तो वह कुछ दिनों तक जियांगन शहर में नहीं रुक पाएगा। उसे एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल के वैश्विक मुख्यालय में रिपोर्ट करना होगा और साल के अंत तक वापस नहीं आ पाएगा। उनके साथ बिताने के लिए बहुत कम समय होगा।
लेकिन चूंकि उसने पहले ही इस रास्ते पर चलने का निर्णय ले लिया है, इसलिए वह केवल अपना दिल कठोर कर सकता है और आगे बढ़ता रह सकता है। इसके अलावा लिन यूयू और बाकी लोगों की भी अपनी पढ़ाई और जिंदगी